कार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि बढ़ती जा रही हैं। भले ही 1 महीने की जमानत उन्हें मिल गई हो, लेकिन उनके लिए रास्ता आसान नहीं है। 4 साल पुराने एक बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की उन्हें सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता पर संकट गहरा गया है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होते हैं। ऐसे में राहुल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बता दें कि जमानत के बाद भी राहुल गांधी की राह आसान नहीं है। राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कई सवाल राहुल के मन में भी खड़े होंगे और किस तरीके से अपनी सदस्यता को बचाया जा सके, इसके लिए लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि 2 साल की सजा मिलना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सदस्यता पर कई बड़े सवाल खड़े कर सकती है। राहुल गांधी की सदस्यता यहां से जा सकती है, संसद से उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं और भले ही उन्हें 1 महीने की जमानत मिली है, लेकिन उनके लिए रास्ता काफी कठिनाइयों भरा होने वाला है। एक बयान पर 2019 के गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। 2 साल की उन्हें सजा सुनाई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है, लेकिन 2 साल की ये जो सजा राहुल गांधी को दी गई है, इसकी वजह से काफी मुश्किलों में राहुल गांधी फंस सकते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। किस तरीके से राहुल गांधी अब अपनी सदस्यता को बचाते हैं, किस तरीके से राहुल इस मुश्किल की घड़ी में बाहर निकलते हैं, ये अब सवाल बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें 1 महीने की जमानत मिली। तो ये आपको बता दें कि 2 साल की सजा होने पर अब सवाल ये खड़ा है कि राहुल गांधी की सांसदी रहेगी या चली जाएगी। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े एक बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में 2 साल जेल की सजा सुनाई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगूकिया ने बताया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी है, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है। ये धाराएं मानहानि और उससे जुड़ी सजा से जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2 साल जेल की सजा होने पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता लोकसभा की रद्द होगी या नहीं होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की पिटाई के आरोपों के बाद सुर्खियों में आए कानपुर के करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया पर एक और आरोप लगा है। झारखंड से इलाज कराने आए एक परिवार ने करौली आश्रम पर सवाल उठाया है। परिवार अपने छोटे बेटे का इलाज कराने के लिए करौली आश्रम आया था, लेकिन आश्रम से परिवार का मुखिया और बीमार बेटा ही गायब हो गया। आरोपों के मुताबिक झारखंड के देवघर से एक परिवार अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे का इलाज कराने के लिए 24 जनवरी को करौली आश्रम आया था।
था। परिजन करौली शंकर महादेव के दरबार पहुंचे थे। करौली शंकर महादेव ने हवन पूजन कराने का सुझाव दिया। 1.5 लाख रुपए का हवन कराने की बात आश्रम की ओर से कही गई। 25 जनवरी को परिवार की ओर से 1.5 लाख रुपए खर्च करके हवन कराया गया। हवन के अगले दिन यानी 26 जनवरी को मानसिक रूप से कमजोर बेटा लापता हो गया। परिवार अभी उसे ढूंढ ही रहा था कि 27 जनवरी को परिवार के मुखिया ही लापता हो गए। इसके बाद परिवार की ओर से दोनों को खोजने का काम शुरू किया गया। करीब 10 दिन बाद आश्रम से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव में मानसिक रूप से बीमार बेटा मिला। परिजनों ने उसे वापस लिया, लेकिन पिता का कोई अता पता नहीं लग सका। इसके बाद परिवार ने 9 फरवरी को कानपुर के बिदनू पुलिस थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। 2 महीने बाद भी पिता लापता बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि करौली बाबा का एक और खुलासा हुआ है। झारखंड के मामले में लगातार जांच की जा रही। झारखंड से एक परिवार यहाँ करौली धाम आया हुआ था, जहां अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए वो आया था। इस दौरान 25 जनवरी को परिवार की तरफ से हवन पूजन भी किया गया, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को बेटा लापता हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही मुखिया परिवार के गायब हो गए। बेटा कई दिनों बाद मिल गया, लेकिन परिवार के मुखिया का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी की पिटाई के आरोप भी कानपुर की करौली बाबा पर लगे हैं। इसके बाद लगातार कानपुर के करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया सुर्खियों में है। उन पर एक और आरोप लगाया जा रहा है। झारखंड से इलाज कराने के लिए एक परिवार ने करौली आश्रम पर सवाल उठाया है। झारखंड से एक परिवार यहां पर इलाज करवाने के लिए आया था और अब उसने भी करौली बाबा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरोप करौली बाबा पर लगते हुए आ रहे हैं। झारखंड के देवघर से एक परिवार अपने मानसिक रूप से कमजोर बेटे का इलाज कराने के लिए 24 जनवरी को करौली आश्रम आया था। परिजन करौली शंकर महादेव के दरबार पहुंचे थे। शंकर महादेव ने हवन पूजन कराने का सुझाव दिया। 1.5 लाख रुपए का हवन कराने की बात की गई। आश्रम की तरफ से 25 जनवरी को हवन पूजन कराया गया, 1.5 लाख रुपए दिए गए। 26 जनवरी को मानसिक रूप से कमजोर जो बेटा जिसका इलाज कराने के लिए परिवार यहां आया था वो लापता हुआ। परिवार अभी ढूंढ ही रहा था कि 27 जनवरी को उसके परिवार के मुखिया लापता हुए और परिवार की मुखिया का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। 9 फरवरी को कानपुर के बिदनू पुलिस थाने में पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के सपने को उड़ान देने वाला है। प्रदेश में बीते 6 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया करके युवाओं को नौकरियां दी गई। इन 6 सालों में प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 साल पहले इन्हीं नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। अब इन युवाओं को अपने राज्य से बाहर आकर अपने राज्य के बारे में बताने से कोई हिचक नहीं होती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये वही प्रदेश है जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, निवेश नहीं आता था, निवेशक अपने संस्थान बंद करके जाने लगे थे। आज गांव और शहरों में बदलाव देखने को मिल रहा है। युवा शक्ति जो पलायन करने को मजबूर थी, आज उन्हें अपने प्रदेश में सम्मान मिल रहा है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहाँ योगी आदित्यनाथ ने बदली है। 6 सालों में यूपी में लोगों ने एक बदलाव देखा है। लोगों को अब यूपी में कोई भी डर नहीं है। आज हर कोई यूपी की प्रशंसा कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान तमाम बातें की हैं। 6 सालों में यूपी में लोगों ने काफ़ी बदलाव देखा है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संबोधन अपना दिया है और उत्तर प्रदेश की जमकर तारीफ की है, बीजेपी की जमकर तारीफ की है और अपने कार्यकाल की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज हर कोई यूपी की प्रशंसा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और यहाँ पर युवाओं का कोई भी डर नहीं है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा के बाद ट्वीट कर इस फैसले से असहमति जताई है। केजरीवाल ने इसे विपक्षी दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया है। केजरीवाल ने राहुल को मिली सजा के बाद ट्वीट किया, गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना है। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह की मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। तो बता दें कि राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दी गई है। हालांकि उन्हें 30 दिन की राहत जरूर दे दी गई है ताकि वो आगे अपनी बात रख सके और अर्जी लगा सके, क्योंकि 2 साल की सजा जो राहुल गांधी को दी गई है कहीं ना कहीं अब उनकी लोकसभा की सदस्यता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल है कि क्या अब राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे या फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। और जिस तरीके से मानहानि का मुकदमा ये चल रहा था, उस पर सुनवाई हुई है। पीएम मोदी के सरनेम को लेकर 2019 का ही पूरा मामला था, उस पर दोषी करार राहुल गांधी कर दिए गए हैं और इसके बाद से ही विपक्ष का भी पलट इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। गैर बीजेपी नेता और पार्टी पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। तो सीधे सीधे केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही राहुल को जो दोषी करार दिया गया है, 2 साल की जो सजा दी गई है, उस पर असहमति जताई है। यशपाल की हत्या का अंतिम खाका अशरफ की अगुवाई में बरेली जेल में 11 फरवरी को खींचा गया था। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और विजय चौधरी और उस्मान समेत अन्य गुर्गे जेल में मीटिंग के बाद 12 फरवरी को वापस आए। शूटरों ने उमेश की हत्या की पहली कोशिश 15 फरवरी और दूसरा प्रयास 21 फरवरी को किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो वहीं 24 फरवरी को उन्होंने उमेश को उनके घर पर गोलियों से छलनी कर दिया। 2 सिपाही भी घटना में मारे गए। अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या के लिए उतावला था। यूं तो उमेश की हत्या के लिए महीनों से प्लानिंग चल रही थी, 2 महीनों से रेकी कराई जा रही थी, लेकिन अतीक के गुर्गों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसके बाद असद ने अपने हाथ में कमान ली, उसी ने सब कुछ मैनेज करना शुरू किया। वो अतीक और अशरफ से लगातार संपर्क में रहा। सदाकत, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम हर कदम पर उसके साथ थे। बरेली जेल में 11 फरवरी को अशरफ से मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि असद की देखरेख में उमेश को मारा जाएगा। तो पूरी तरीके से ये प्लानिंग जेल में रखी गई। उमेश हत्याकांड के पहले ये रणनीति बनाई गई। असद और उसके लोगों ने ये पूरी रणनीति बनाई है। वहीं आपको बताते चले कि 24 फरवरी को उमेश हत्याकांड हुआ था। उमेश की हत्या का खाका 11 फरवरी को खींचा गया। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और विजय चौधरी और उस्मान समेत अन्य गुर्गों ने जेल में मीटिंग की। उसके बाद वो 12 फरवरी को वापस आए। शूटरों ने उमेश की हत्या की पहली कोशिश 15 फरवरी को, दूसरी कोशिश 21 फरवरी को की, लेकिन इन कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। तो 24 फरवरी को उमेश को उनके घर पर ही गोलियों से छलनी किया गया। 2 सिपाही घटना में मारे गए। अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या के लिए उतावला था। यूं तो उमेश की हत्या के लिए महीनों से प्लानिंग चल रही थी, 2 महीनों से रेकी कराई जा रही थी अतीक के गुर्गों को, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। उमेश हत्याकांड होने से पहले जेल में जब मीटिंग हुई, वहीं पर उमेश की हत्या का खाका खींचा गया। किस तरीके से हत्या की जानी है ये तय वहां किया गया। इसके बाद
असद ने अपने हाथ में कमान ली और उसी ने सभी कुछ मैनेज करना शुरू किया। अतीक और अशरफ से लगातार संपर्क में रहा। सदाकत, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम हर कदम पर उसके साथ थे। बरेली जेल में 11 फरवरी को अशरफ से मीटिंग के बाद ये तय हुआ था कि असद की देखरेख में ही उमेश को मारा जाएगा। तो आपको बता दें कि उमेश हत्याकांड से प्रयागराज में सनसनी फैल गई थी और उसके बाद पुलिस एक्टिव मोड पर आई थी और लगातार एक के बाद एक खुलासे होते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। खेलने के दौरान बच्चों के शोर से नाराज मकान मालिक ने किराएदार के बेटे को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसका सिर फट गया, जिसके चलते बच्चे के सिर में लगभग आधा दर्जन टांके आए हैं। मामला फरीदाबाद के अजरौंदा इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की गई है। अस्पताल के बिस्तर पर नजर आ रहा ये मासूम भरत है, जो 7वीं कक्षा का छात्र है, जिसे उसके मकान मालिक ने लात घूसों और लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा कि बच्चे के सिर पर डंडा लगने से सिर बुरी तरह से फट गया। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा टाँके उसके सर पर आए हैं। दरअसल बच्चा अपने परिवार के साथ अजरौंदा गांव में रहता है। बच्चे की घायल होने की खबर मिलने के बाद उसकी मां, जो कि काम करने बाहर गई थी, घर पहुंची और अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाया। बच्चे के सिर में कई टांके आए हैं और इसी वजह से आज होने वाले एग्जाम में भी वो शामिल नहीं हुआ। तो आज उसका एग्जाम होना था, जिसकी वजह शामिल बच्चा एग्जाम में नहीं हुआ है। इतनी बुरी तरीके से बच्चे को पीटा गया। उसके मकान मालिक ने बच्चे को लाठी डंडों से, लात घूसों से इस कदर पीटा कि बच्चे की हालत खराब हो गई और अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया। घटना पाकुड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां घर के उपयोग में लाने वाले लाल मिट्टी निकालने के दौरान चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई। सूचना पाते ही पाकुड़िया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र के धोमनाही मोहनपुर निवासी सुरूज मुनि हेम्ब्रम 35 वर्ष और मुखी हांसदा 32 वर्ष दुमका से टेम्पो रिजर्व करके पाकुड़िया के बिच पहाड़ी गाँव की घोटू टोला लाल मिट्टी लेने आई थी, जहां करीब 12 बजे किसी कारण से चाल धंस जाने से दोनों महिलाओं की मौत हो गई। स्थानीय शांति देवी आर्य महिला कॉलेज में कविता खन्ना और प्रिंसिपल डॉक्टर रीना तलवार की अगुवाई में आर्ट ऑफ लिविंग इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन के सहयोग से हर घर ध्यान कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में एसएसपी गुरदासपुर हरीश दायमा मुख्य मेहमान और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर गुरदासपुर सचिन पाठक और एसडीएम परमप्रीत सिंह गोराया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रिंसिपल कॉलेज सेक्रेटरी और नमिता गुप्ता की तरफ से आए हुए मेहमानों को गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रदेश प्रभारी अमितेज मरवाहा ने ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया ढंग से विद्यार्थी समेत सभी को ध्यान करवाया। वहीं डॉक्टर पुनीत शर्मा ने ध्यान के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि ध्यान से मानसिक तनाव दूर होता है। तो वहीं कविता खन्ना ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक सेहत को तंदुरुस्त रखना है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री मास्टर मोहन लाल, बालकृष्ण मित्तल, प्रिंसिपल उपमा महाजन समेत विभिन्न स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान सहित कॉलेज के विद्यार्थी मौजूद थे। आज आर्ट ऑफ लिविंग का जो ध्यान और मेडिटेशन का प्रोग्राम था, उसमें जो है हमें
जो है शिरकत करने का मौका मिला है, जो कि रोज़मर्रा की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी होती है और काम काज होता है, उससे आप दूर होके मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं और एक नया अनुभव होता है। तो ये बहुत ही अच्छा था और जो युवा हैं वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के सौजन्य से शांति देवी आर्य महिला महाविद्यालय में हर घर ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये कार्यक्रम जो था वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जैसा सिनेरियो है कि जो बच्चे हैं बहुत स्ट्रेसफुल है। आगे ये तनाव का जो था वो हमने नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आजकल बच्चे कहते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं, उनके ऊपर कंपटीशन का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है। तो उनके लिए जो है ध्यान और योग, ये प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की दोनों ऐसी परंपराएं हैं कि तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।